Students, we are seeing class 7 science unit number 3. Okay, and उसमें हम देख रहे हैं fiber to fabric. This is a part of chemistry. Okay, fiber to fabric chapter हम देख रहे हैं. Let us see its concept, time 2. Okay, चलो. What is given in this? This topic is related to selective breeding. Selective breeding. अभी यहाँ पे नया concept आया है, breeding. ब्रीडिंग का मतलब है अभी हमें अगर वुल का प्रोडक्शन करना है, फॉर दैट पर्पस वी विल बी नीडिंग क्वालिटीज ऑफ गुड क्वालिटी शिप्स और एनिमल्स फ्रॉम विच वी आर गेटिंग वुल, तो उनको रिप्रोड्यूस करना, ये प्रोसेस को ब्रीडिंग कहा जाता है. ओके, सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब देखो अभी क्या है. सिलेक्टिव ब्रीडिंग इट इन्वॉल्व चूजिंग पेरेंट्स. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन. ओके, selective breeding, it involve choosing parent with certain preferable characteristics. अभी यहाँ पे एक चीज़ आई है, preferable characteristic. ओके, what is the meaning of preferable characteristic? मतलब ऐसे characteristic जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, दैट इज ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबीज विथ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक. ओके, सिलेक्टिव ब्रीडिंग मीन्स इट इन्वॉल्व चूजिंग पेरेंट विथ सर्टन प्रिफरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू produce offsprings with desirable characteristics. Okay, different animals, different variety of animals and plants can be developed by selective breeding. Selective breeding से आप ऐसे प्लांट और एनिमल डेवलप कर सकते हो जिनमें आपके बेनिफिट के हिसाब से क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. ओके, इसका एग्जांपल देखो. वी कैन यूज selective breeding to create a sheep that produce larger quantities of softer wool, or to create chicken that can produce larger eggs, or to grow wheat plants that can produce more grains. Okay, selective breeding जो है वो plants का कर सकते हैं, animals का भी कर सकते हैं. अभी जैसे देखो आपने ब्रॉयलर क्या होती है, ब्रॉयलर बर्ड सुने हैं क्या आपने? ऐसे बर्ड, स्पेशली हेन्स जो ब्रॉयलर कैटेगरी में आते हैं ना, वो जो है वो बहुत ज़्यादा फैट होते हैं, जिनसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मीट प्रोड्यूस हो सके, इसके वजह से वो जो हेन्स है उनको फैट बनाया जाता है. ठीक है, जो मतलब अलग अलग जो जिस क्वालिटी के लिए अपन उसको यूज़ करने वाले हैं उस हिसाब से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की ब्रीडिंग आप निकाल सकते हो. ओके, अभी हमें जो हम है वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन wool formation, so for that purpose we are going to see the selective breeding of ships. Okay, चलो देखते हैं. Such new variety of plants or animals are important as they provide goods in larger quantities or better quality for our consumption. हमारे कंजम्पशन के लिए, अभी कंजम्पशन के लिए जो फूड के तौर पे अपन यूज़ करते हैं ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. एंड गुड्स मीन्स कौन सा, वुल है, सिल्क है. अगर आपको क्वालिटी का चाहिए तो यू हैव टू यूज स्पेशल टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल फॉर दैट पर्पज. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड व्हाट वी शुड डू फॉर इट. द स्टेप्स आर गिवन हियर. सी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग टेक प्लेस ओवर मेनी जनरेशन. एक जनरेशन में सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं होता है, उसके लिए एनिमल्स के, प्लांट्स के कई सारे जनरेशन बाय जनरेशन थोड़ा थोड़ा चेंज उनमें क्या होता जाता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में होता जाता है. ओके, टू ब्रीड सिलेक्टिवली, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट नाउ. हाँ, टू ब्रीड सिलेक्टिवली वी मस्ट व्हाट, वी मस्ट नंबर 1 डिसाइड which characteristics are important for selection. हम ऐसी characteristics देखेंगे जो कि सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे. वी आर गोइंग टू सिलेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्शन. सेकेंड, वी विल चूज पेरेंट्स दैट शो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे ऐसा कोई शिप देखो जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे सॉफ्ट बाल प्रेजेंट है, उसको पेरेंट के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. थर्ड, चूज द बेस्ट ऑफस्प्रिंग दैट आर क्रिएटेड.
उसके बाद में अभी ये जो शिप्स है सपोज, उनमें से कुछ शिप्स जो है उन्होंने बेबीज रिप्रोड्यूस किए। अभी हमने ऐसे, पहली बात तो ऐसी है कि जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी वाली कैरेक्टरिस्टिक जिस पेरेंट में है वो आपने चूज़ किया ब्रीडिंग के लिए, ओके। उसके बाद में उसको कई सारे बच्चे होंगे, तो उनमें से द बेस्ट ऑफस्प्रिंग देखना पड़ेगा आपको कि सबसे बेस्ट, जैसे पेरेंट्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किस बच्चे में आई है, वो ऑफस्प्रिंग आपको क्या करना पड़ेगा, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। दिस बिकम द पेरेंट्स टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये ऑफस्प्रिंग्स आप क्या करोगे, पेरेंट के तौर पे यूज़ करोगे। फिर से वो बड़े होने के बाद में वो भी रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर उनके बेबीज होंगे। ऐसे 4, 5, 6 जनरेशन्स के बाद में आप गारंटीडली बोल सकते हो कि जो नए ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनके जो ब्रीड्स है वो कैसे होंगे, गारंटीडली अच्छे होंगे, ओके। रिपीट दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली, ओके। सो दैट वाज द आंसर ऑफ व्हाट to breed success selectively, what should we do, okay. Decide which characteristics are important for selection. Second, choose parents that show these characteristics. Third, choose the best offspring that are created. Then this became the parents to produce the next generation, and repeat this process continuously, okay. Now see example of selective breeding here. अभी देखो ये दो पेरेंट्स है, एक जो है हमें क्या चाहिए, देखो अभी हमें शिप विथ सॉफ्टर कोट चाहिए, एक ऐसा एनिमल जिसका कोट जो है उसके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट बालों वाला हमने एक पेरेंट लिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऐसा पेरेंट है जिसके इट हैज़ हेवियर कोट, मतलब उसके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ बाल उसके ऊपर प्रेजेंट है। हेवियर कोट, जो हेयर्स प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा डेंस हेयर प्रेजेंट है, ऐसा हमने दूसरा पेरेंट लिया। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉफ्ट कोट वाली और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है हेवियर कोट वाली। इसके बाद में इन दोनों का रिप्रोडक्शन हुआ, इनसे जो बेबी फॉर्म हुआ उनके ऊपर अभी देखो दिस इज ऑफस्प्रिंग विथ सॉफ्ट एंड हेवियर कोट। अभी इसका कोट सॉफ्टर भी आया और बहुत सारे बाल भी इसके ऊपर प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद में हमने अभी ये जो है ये पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल गए। उसके बाद में इसका ब्रीडिंग हमने किसके साथ में किया, विथ ए शिप दैट डज नॉट गेट सिक इजीली, जो बीमार नहीं गिरती, जिसकी रेजिस्टेंस डिसीज रेजिस्टेंस पावर हाई है, ये हमने तीसरी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक वाला ब्रीड लिया। फिर ये दोनों का अगर हमने मिक्स किया तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको ऐसा ऑफस्प्रिंग मिलेगा जो कैसे होगा, अभी जो जिसके पास हेवियर सॉफ्टर कोट है, हेवियर कोट है और वो जल्दी से बीमार भी नहीं गिरता, ओके। सो नाउ दीज टू ऑफस्प्रिंग्स हैव सॉफ्टर एंड हेवियर कोट दैट डज नॉट गेट सिक इजीली, ओके। सो दिस इज द मेथड ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। अभी देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल प्लांट का दिखाया है इन्होंने, सिलेक्टिव ब्रीडिंग फॉर टोमेटोज। टोमेटो की सिलेक्टिव ब्रीडिंग देखो कैसे की जाती है। पहले प्लांट्स विथ हायर नंबर ऑफ टोमेटो, एक टोमेटो का प्लांट है जिसको बहुत सारे टोमेटोज लगे हैं, बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ टोमेटोज ज़्यादा आ रहे हैं, बराबर है। इसके बाद में इसका किस प्लांट के साथ में ब्रीडिंग किया, देखो प्लांट विथ बिगर टोमेटो। यहाँ पे टोमेटो की साइज़ कैसी है, थोड़ी सी बिगर है, ओके। इससे मतलब साइज टोमेटो के बिगर और नंबर ऑफ टोमेटोज टू द सिंगल प्लांट, ये दो प्लांट्स का ब्रीडिंग किया। ब्रीडिंग करने के बाद में आपको जो नया प्लांट मिला, इसमें टोमेटो की साइज़ भी बड़ी है और नंबर ऑफ टोमेटोज भी कैसे है, ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में इसको तीसरे ऐसे प्लांट के साथ में, ये जो नया ऑफस्प्रिंग आया है इसको ऐसे प्लांट के साथ में फिर से ब्रीड किया जिसमें दे डू नॉट गेट इन्फेक्टेड इजीली, इन्फेक्शन इजीली ना हो, ठीक है। और बाद में इन दोनों से जो नया ब्रीड बनता है उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी, हायर नंबर ऑफ टोमेटोज, बिगर टोमेटोज एंड विच डू नॉट गेट इन्फेक्टेड easily, okay. So these are different methods of what, of doing selective breeding, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये है आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, फाइबर टू फैब्रिक का प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, ओके। अभी ये देखो, fill in the blocks that given below with steps taken to produce wool। वुल बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स किए जाते हैं, वो स्टेप्स के हिसाब से आपको क्या करना है, ये बॉक्स भरना है, ओके। तो क्या है देखो, सबसे पहली चीज़ क्या की जाती है इसमें,
ये जो है ऑप्शन, अभी मैं यहाँ पे स्टेप्स बता रही हूँ आपको, हमने ये स्टेप्स पहले भी देखी है, इसलिए हम डायग्राम में सिर्फ उनको स्टेप्स को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। आप ये जो वर्कशीट है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 अगर आपके आंखों के सामने है, मतलब बुक ओपन करके लीड स्कूल का, तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको क्या करना है, साइकिल के फॉर्म में आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, ठीक है। सबसे पहली स्टेज क्या होती है, स्टेज नंबर 1, व्हाट इज इट, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। ये है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। ओके, पहले क्या किया जाता है, रियर किया जाता है, आप इसको पालते हो और अच्छे क्वालिटी के शिप्स प्रोड्यूस करते हो, रियरिंग एंड ब्रीडिंग। ओके, उसके बाद में सेकेंड स्टेप देखो, वो इंसान क्या कर रहा है, ही इज डूइंग शेयरिंग। ये कौन सी प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस नंबर 2, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज शेयरिंग। मतलब रिमूवल ऑफ वो जो हेयर्स है, उनके बॉडी पे जो हेयर्स प्रेजेंट है, वो हेयर्स को ये क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, निकाल रहा है उसके ऊपर से हेयर्स, ठीक है। हेयर्स निकालने के बाद में कौन सी स्टेज है, देखो उसके बाद वाली स्टेज जो है, दैट इज कॉल्ड एज स्कोरिंग। यहाँ पे ये जो है, ये क्या कर रहा है, वॉश कर रहे हैं इसको, इसमें जो बर्ड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ काम के नहीं ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या करते हैं, जो डर्ट प्रेजेंट होती है, वो डर्ट रिमूवल की ये प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं स्काउरिंग। स्काउरिंग किया, इसके बाद में ये एक पर्सन क्या कर रहा है, देखो ये कर रहा है, उसको सॉर्ट कर रहा है, बाउल से एक साइड में उसमें सीड्स होंगे तो वो अलग साइड में अलग अलग कैटेगरी के जो ये है क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग कैटेगरी के वुल्स को सेपरेट करना, ये प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद में क्या किया जाता है, ये प्रोसेस होने के बाद में जो ये तैयार हो गया आपका, क्या जो वुल तैयार हो गया आपका, जो वुल आपने शॉर्ट किया है, वो वुल यहाँ पे डाल के इससे क्या बनाया गया है, देखो थ्रेड बनाए जा रहे हैं, बराबर है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। ये प्रोसेस को क्या बोला, स्पिन किया, इससे थ्रेड्स बने। थ्रेड्स बनने के बाद में इसको क्या किया जा रहा है, देखो अभी इसको डाइंग हो रहा है, यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, अलग अलग जो कलर्स है वो कलर्स में इसको डाई किया जा रहा है। और डाई करने के बाद में जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, देखो ये डाई किया हुआ, फिर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से उससे बना फैब्रिक, फैब्रिक बनने की ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है वीविंग। क्या बोलते हैं अपन, वीविंग बोलते हैं, और इसे बोलते हैं नीटिंग। ये प्रोसेस को वीविंग बोलो, यहाँ पे क्या डालो, जहाँ पे स्वेटर्स बनाए हैं उसे हम बोलते हैं क्या, इट इज़ कॉल्ड एज नीटिंग, बराबर है ना। तो ये अलग अलग प्रोसेस आपको यहाँ पे पिक्चर में लिखनी है, ठीक है। पहला है रियरिंग एंड शेयरिंग, रियरिंग एंड ब्रीडिंग, दूसरा है शेयरिंग, तीसरा कौन है, तीसरा है स्काउरिंग, चौथा सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद में स्पिनिंग, स्पिनिंग के बाद में क्या है, स्पिनिंग के बाद में रोलिंग, रोलिंग के बाद में डाइंग, डाइंग के बाद में मेकिंग फैब्रिक बाय वीविंग, वीविंग के बाद में नीटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है, ठीक है, चार्ट के फॉर्म में बनाना है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, शेयरिंग, डाइंग एंड स्कोरिंग। मैं ओरली बता रही हूँ, आप लोगों को लिख लेनी है, ठीक है। पहली टर्म है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब क्या, शेयरिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द शेप along with very thin layer of skin is called shearing. Okay, the process of removing the fleece of the sheep along with a very thin layer of skin is called as shearing. ठीक है, what is the meaning of dyeing? Dyeing means the fibers that are obtained from sheep are dyed in various colors. Dyed means colored in various colors. The process is called as dyeing. Okay, what is meaning of scouring? Scouring की definition लिखो, the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This process is called scoring. This process is called scoring. Okay, so these three definitions we have written. Now see 2.3, do you think animals get hurt when we shear their coat of hair?
एनिमल्स को हर्ट होता होगा क्या जब आप उसके बाल रिमूव करते हो? तो यहाँ पे पहली बार ये देखो, ध्यान में रखो कि आप जब मतलब अभी कैसे ना आप हेयर कट के लिए जाते हो तो कई बार बालों को ट्रिम करते हो ना, तो ट्रिम करते समय आपको हर्ट होता है क्या? नहीं होता है। इन द सेम मैनर ये जो एनिमल्स हैं उनको भी शेयरिंग की वजह से हर्ट नहीं होता है। दूसरी चीज़, जनरली जो शेयरिंग की जाती है ना वो समर में की जाती है। समर में वैसे भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनको उनका जो एक्स्ट्रा कोट है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो दैट इज़ वाई उनको एनिमल्स को हर्ट नहीं होता है व्हेन शेयरिंग इज़ डन। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो? नो, शेयरिंग ऑफ एनिमल डिड नॉट हर्ट देम. It is just similar to cutting or trimming hairs by going into the salon. Okay? Okay. Question 2.4. When do you think is the best time in the year for farmers to shear animals and why? देखो अभी भी मैंने इसका आंसर बताया है आपको, है ना? आंसर लिखना कैसे है देखो. I think the best time for farmers to shear the animal is summer time, because in summer there is warm temperature or hot temperature and sheep do not need the coat to protect themselves from cold. Okay. Okay, next is 2.5. Can we use selective breeding to breed Angora goats to produce finer wool? If yes, how? आप एंगोरा गोट को फाइन वुल पाने के लिए ब्रीड कर सकते हो क्या? एंगोरा गोट किसे बोला जाता है? उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल प्रेजेंट होते हैं और दूसरी खासियत उनकी ये है कि इनके बाल बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, है ना? तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि येस वी कैन यूज देम. व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग टू प्रॉपर्टीज. व्हाट? देयर वुल इज सॉफ्टर and also they have heavier coat of wool on their body. Because of these two qualities we can use them for selective breeding. Okay. 2.6. List and explain the steps of selective breeding of apple trees to get juicy apple that do not get infected easily. इसके सिलेक्टिव ब्रीडिंग के स्टेप्स आप कैसे लिखोगे? देखो हम पहले वाले पेज पे पहले वापस जाते हैं. वहाँ पे आपको एप्पल की 2 ट्रीज लेनी पड़ेंगी. जैसे टोमेटो की ट्रीज ली है ना आपने पहले लिया है टोमेटो विथ हायर नंबर ऑफ टोमेटोज, दूसरा लिया है टोमेटो विथ बिगर टोमेटोज. इसके जगह पे आपको एप्पल के 2 प्लांट लेने होंगे. एक जिसमें हायर नंबर ऑफ एप्पल्स प्रेजेंट है, दूसरा जिसमें क्या है, कौन सा पॉइंट बोला है उन्होंने? क्वेश्चन में देखते हैं फिर से. जूसी एप्पल, मतलब जिसके एप्पल्स जूसी है वो. और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपको लेनी पड़ेंगी जो इजीली इन्फेक्ट नहीं होते. ठीक है, तो इसमें एक जूसी एप्पल प्लांट विद जूसी एप्पल, दूसरा एप्पल प्लांट विच डू नॉट गेट इन्फेक्टेड इजीली. फिर इन दोनों का क्रॉस होके आपको तीसरा जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? एप्पल प्लांट विद जूसी एप्पल्स एंड डू नॉट गेट इन्फेक्टेड इजीली. ठीक है, चार्ट ड्रॉ करके आपको ये क्या करना है? पॉइंट एक्सप्लेन करना है. ठीक है. Okay, see next point. Identify 2 scenarios other than the one already listed where selective breeding could be useful. Selective breeding useful होने के और 2 एग्जाम्पल्स आप एक तो काउस का दे सकते हो. एक ऐसी काउ जो डू नॉट गेट इन्फेक्टेड ईजिली और दूसरी ऐसी काउ जो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है. ऐसा एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. दूसरा एग्जाम्पल आप लेमन प्लांट के लिए भी लिख सकते हो. लेमन प्लांट विथ लेस नंबर ऑफ सीड्स और दूसरा लेमन प्लांट विथ जूसी फ्रूट. और उसको आगे जाके आप डिसीज रेजिस्टेंट के साथ में भी क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो. जैसे पिछले इसमें टोमेटो का एग्जांपल दिया था उस हिसाब से. ठीक है, तो इस वे में आप क्या कर सकते हो? 2.2, 2.3, 2.4 ये सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक के अंदर क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं. ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर. ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स. अभी ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब पता है क्या है? कि आप जिस भी ऑक्यूपेशन या बिजनेस में हो उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ रिस्क होती है जो कुछ तरह के डिसीजेस आपको हो सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड. ओके, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. वर्कर्स employed in certain industries face certain risk. This risk can cause disease or injury. Such health risks are called occupational
हज़ार्ड्स। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि जो लोग हमेशा कंप्यूटर्स के ऊपर बैठ के काम करते हैं उनको आइस प्रॉब्लम होता है, या उनको एक जगह पे बैठ के काम करने की वजह से पीठ का दर्द जैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, है ना। ऐसे ही जो बिजनेस हम करते हैं उससे रिलेटेड कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके, वो कुछ डिसीजेस आपको होती है। दे आर कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स एज दे कॉज बाय द टाइप ऑफ वर्क ए पर्सन और द प्लेस in which they work in. This risk could be safety hazards like slip and falls, biological hazards like exposure to bacteria, virus or fungi, or chemical hazards like exposure to paint, fume, gases and solvent at work places. Okay, तो ये मतलब अगर कोई हेवी कंस्ट्रक्शन वर्क में है तो उसको गिरने का, कुछ सर पे गिरने का, लगने का चांस होता है। केमिकल फैक्ट्री में अगर काम करता है तो जैसे पटाखों के फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को पटाखों से जलने का चांस होता है ना। वैसे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स होते हैं। ओके, अभी देखो ये वुल इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे क्या होता है, वुल का प्रोडक्शन किया जाता है, ये इंडस्ट्री में कौन कौन से ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स है देखो। पहला है सेफ्टी हज़ार्ड, सब मशीनरी में कॉज फ्रीक्वेंट इंजुरीज। अभी देखो ये पर्सन का क्या हुआ है, हाथ मशीन के अंदर चला गया या इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है ना। तो ये क्या है, दिस इज मशीन से रिलेटेड, मतलब सेफ्टी हज़ार्ड, ये कैटेगरी में आता है। ओके, सेफ्टी हज़ार्ड। दूसरा है केमिकल हज़ार्ड, वेरियस केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर डीग्रीसिंग, डिसइंफेक्टिंग, ब्लीचिंग और डाइंग कैन कॉज स्किन एंड आइज एंड स्किन इरिटेशन। कुछ कुछ केमिकल्स हैं जो ग्रीस निकालने के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, ब्लीचिंग के लिए, कलर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये इन्फेक्शंस, ये केमिकल्स की वजह से किसी को इरिटेशन, स्क्रैचेस, ओके, ये चीज़ें हो सकती है, स्किन डिसीजेस हो सकते हैं, आई डिसीज हो सकती है। बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स, स्पोर्स ऑफ द बैक्टीरियम एंथ्रेक्स आर प्रेजेंट इन द वुल ऑफ कंटेमिनेटेड शिप। अगर किसी शिप को एंथ्रेक्स जैसे डिसीज़ हो गई तो उसके जो हेयर्स है उसके ऊपर एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो इसके कांटेक्ट में आएगा उसको एंथ्रेक्स ये बीमारी होने के चांसेस है। द डिसीज इज कॉल्ड एज सॉल्टर्स डिसीज एंड इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज। ओके, एंथ्रेक्स देखो जो क्या कर रहा है, जो शेयरिंग की प्रोसेस कर रहा है वो इसके ज़्यादा कांटेक्ट में आने के चांसेस है, तो इसको ये बायोलॉजिकल डिसीज़ हो सकती है। ओके, देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, लिस्ट टू ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स इन द वूल इंडस्ट्री। इन तीनों में से कोई भी दो लिख सकते हो आप, डिटेल में लिखना है। 3.2 विच डिसीज इज कॉज्ड बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ एंथ्रेक्स प्रेजेंट इन वुल ऑफ कंटेमिनेटेड शिप। अभी हमने नाम देखा था, डिसीज का नाम है सॉल्टर्स डिसीज। 3.3 list 2 measures that worker can take to protect themselves from the occupational hazard in wool industry। कैसे बोल सकते हो आप, पहला जो है क्या लगता है आपको, अगर किसी को ये सॉल्टर्स डिसीज ना हो ऐसे लगता है तो आप उसको क्या सजेशन दोगे। सबसे पहली चीज़ आप बता सकते हो कि ही शुड मेक यूज ऑफ मास्क while doing the work, and second you can also suggest that these ships can be tested बिफोर डूइंग द प्रोसेस। उनका रेगुलर अगर हेल्थ चेकअप होता है सारे शिप्स का, तो उनकी बीमारी जो है उसका वैक्सीनेशन वगैरह होता है टाइम टू टाइम, तो ये बीमारी का खतरा कैसे रहेगा, कम रहेगा। सेकंड, जो केमिकल हज़ार्ड्स है उनसे बचने के लिए उनको प्रॉपर अटायर में होना चाहिए। दे शुड डू वर्क वाइल मेकिंग यूज ऑफ गॉगल्स एंड ग्लोव्स। ओके, एंड दे शुड यूज मशीनरीज केयरफुली, है ना। तो इसमें से कोई भी दो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। राइटिंग अप, यू कैन राइट लाइक दिस, वर्कर्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स इन द सिल्क इंडस्ट्री। उन्होंने पूछा है, हाँ, वुल इंडस्ट्री नहीं पूछा है, सिल्क इंडस्ट्री, इन फॉलोइंग 2 वेज। अभी सिल्क इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, सिल्क इंडस्ट्री में जो है उनके प्लांट्स जो है, प्लांट के ऊपर मलबेरी के ये होते हैं ना लीव्स, तो उनके ऊपर कई तरह के पेस्टिसाइड्स वगैरह जो फवारे जाते हैं उनसे डिसीजेस हो सकते हैं। तो आप पहली चीज़ ये बोल सकते हो, वर्कर शुड मेक यूज़ ऑफ ग्लोव्स। नंबर 2, दे शुड मेक यूज़ ऑफ मास्क। नंबर 3 क्या बोल सकते हैं,
हाँ, मास्क, और ये बोल सकते हो आप, थर्ड चीज़ आप बोल सकते हो कि दे शुड डू देयर रेगुलर चेकअप फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर वो रेगुलर चेकअप करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ओके। वुल इंडस्ट्री बोला है और सिल्क इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स इन्होंने लिखने के लिए बोले। ये 3.3 जो है वो केयरफुली करो। हाँ, सिल्क इंडस्ट्री के लिए नहीं लिखना है ये क्वेश्चन आपको वुल इंडस्ट्री के लिए ही लिखना है। ठीक है, ओके। डू यू थिंक दैट एनी ऑफ द ऑक्यूपेशनल hazard in wool industry listed above could also be the hazard in any another industry? Give reason। हाँ, केमिकल जो है, केमिकल फैक्ट्रीज जहाँ पे ये बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं, वहाँ पे भी ये हज़ार्ड्स हो सकते हैं। ओके, इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कुछ हज़ार्ड सिल्क इंडस्ट्री, वुल इंडस्ट्री में कॉमन होते हैं। ओके, सेफ्टी हज़ार्ड्स कोई भी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यस यू कैन राइट दिस। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑल दिस थिंग्स दे शुड बी हैंडल्ड विथ केयर, मशीन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर, अदरवाइज इट कैन कॉज डैमेज इन एनी ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, 3.5 इमेजिन दैट यू डिस्कवर्ड सिल्क फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट हाउ यू फेल्ट ऑन मेकिंग दिस डिस्कवरी। सिल्क, अभी ये तो आपको करना है कि पहली बार सिल्क अगर आपने देखा तो उसके बारे में, उसको देखते ही आपको जो जो फील हुआ वो आपको लिखना है। ओके, नेम ए सोर्स ऑफ एनिमल फाइबर अदर देन हेयर। हेयर से तो आपको मिलता ही है, दूसरा कौन सा मटेरियल है एनिमल फाइबर का जिससे आप फाइबर बना सकते हो? इसका सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा? सलाइवा। सलाइवा से फाइबर बनता है। और तीसरी चीज़, ये जो एक तरह का सब्सटेंस सिक्रेट करता है ना सिल्क मॉथ, वो सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जिससे क्या होता है, इनकी फाइबर्स बनते हैं। तो ये दे आर द थ्रेड्स ऑफ कोकून। उनका जो कोकून वाला स्टेप होता है ना, प्यूपा स्टेप, उसके जो थ्रेड्स होते हैं वो थ्रेड से क्या बनता है, ये बनता है। तो यू कैन राइट द थ्रेड्स ऑफ प्यूपा as the answer. Okay, so this was practice question 3. Now see here, silk life cycle of silk is given. ये हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अभी थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। सिल्क लाइफ साइकिल, ये सिल्क मॉथ के अंडे हैं। एक फीमेल 300 to 400 एग्स देती है एट अ टाइम, और 1 से 2 वीक उसकी क्या चलती है, हैचिंग की प्रोसेस चलती है, और उसके बाद में उनमें से सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर बाहर आती है। ये देखो कितनी सारी कैटरपिलर दिखाई है ना यहाँ पे, अंडे को फोड़ के उनमें से बाहर निकली है। ये वाइट कलर के उसके क्या है, अंडे हैं। ये बाहर निकलते हैं जनरली मलबेरी ट्री के लीव्स के ऊपर, ये क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ये है आपका कैटरपिलर वाइट कलर का। ठीक है, ओके। इसके बाद में दिस स्टेज इज कॉल्ड एज लार्वा। They use their saliva to make structure around themselves. Saliva, okay. They are called as cocoon, and the cocoon is made of protein. जैसे hair protein से बनते हैं, in the same manner. The larva stage lasts for 3 to 4 weeks. देखो eggs की stage रहती है 1 से 2 week, उसके बाद में larva for 3 to 4 weeks। उसके बाद में ये देखो इन्होंने क्या किया, प्यूपा लाइक स्ट्रक्चर बनाया। अंदर कीड़ा है जो अपने आप को क्या करता है, हेयर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से पूरा वून कर लेता है अपने आप को। ये स्टेज जो है प्यूपा है। ये स्टेज में ये प्यूपा को क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है वाटर में, और उसके बाद में इससे सिल्क के थ्रेड्स क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। उसके अंदर का कीड़ा तब तक मर जाएगा। हाँ, और ये है फोर्थ, जो इसके बाद में प्यूपा के अंदर ये जो कैटरपिलर है उसके बॉडी में मेटामॉर्फोसिस होता है, और अडल्ट सिल्क मॉथ में उसका कन्वर्शन होता है। दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ। फिर से अंडे देगा और ये चक्कर कैसे होगा, चालू रहेगा। ओके, सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। ओके, इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट सिल्क। सिल्क कैसे बनता है, इट इज़ मेड फ्रॉम प्यूपा। सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको खुद को करना है। ठीक है, जो लाइफ साइकिल है उसमें जो ब्लैंक स्पेसेस है ये आपको खुद को भरने हैं। ये चारों जो है प्रॉब्लम क्वेश्चंस, मतलब 1, 2 हमने कल किए थे,
3 4 1 हमने कल किया था, 2 3 4 हमने अभी देखे हैं। तो ये आपको क्या करना है, आपके नोटबुक के अंदर लिखने हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है और इसका फ़ोटो फिर ग्रुप के अंदर डालना है। ठीक है, बाकी का कल देखेंगे।